अनुपमा शो के चैनल एसजी सीरियल अपडेट्स पर स्वागत है। और आज का एपिसोड कुछ ऐसे मोड़ों से भरा था कि दिल थामकर देखना पड़ा। सुबह की ठंडी हवा में प्रकाश का सामना अनुपमा से ऐसे हुआ जैसे वह किसी अदालत में गवाही दे रहा हो। उसने निश्चयपूर्वक कहा कि उसके लिए मेहमान भगवान से कम नहीं हैं, पर तुरंत ही जोड़ दिया कि इसका मतलब यह नहीं कि अनुपमा खुद को भगवान समझे। उसकी तेज और कटु बातों में छिपा व्यंग्य साफ था। तुम्हें न्याय पसंद है, दूसरों के मामलों में दखल देना तुम्हारा शौक है, शायद सारी ये हरकतें पब्लिसिटी के लिए हैं। अनुपमा की आंखों में जो आग थी वह शांत नहीं हुई। प्रकाश ने उसे चेतावनी दी कि अपनी महिला मंडली लेकर चली जाए, नहीं तो उसकी बेटी को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। अनुपमा का गुस्सा लबों पर आ गया। मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। माँ का गुस्सा सबसे भयानक होता है। मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी। पर प्रकाश ने धुन पकड़ ली थी। उसने कहा कि यदि गांव वाले उसके खिलाफ हो गए तो अनुपमा की मुश्किलें बढ़ेंगी। उस बहस के बीच तात्या ने एक और छुरी घोंप दी। गिरिजा यहाँ नहीं है, वह मर चुकी है। अगर कोई कहता है कि उसने उसे देखा है तो उसे पागल सा मानकर टाल देना चाहिए। अनुपमा ने तात्या की बातों को नजरअंदाज किया। उसने कहा कि ये नाटक उसके सामने नहीं चलेगा। प्रकाश ने अपनी पत्नी को अंदर भेज दिया, पर उसकी हर बात का असर अनुपमा पर गहरा था। अनमने से बाहर निकलते हुए अनुपमा ने ठान लिया कि वह गिरिजा को ढूंढेगी और इस दशहरे के दिन प्रकाश का असली चेहरा सबके सामने ला देगी। उसकी गर्दन में गर्मी थी, पैरों में ठोस इरादा। वह गुस्से में चली गई और पीछे प्रकाश ने तात्या को सख्त आदेश दिया, सोनू को कह दो कि गिरिजा अब नहीं बचनी चाहिए। तात्या ने माना कि उसने पहले ही सोनू को बता दिया है, पर प्रकाश ने ठान लिया कि अब वह खुद देखेगा कि क्या करना है। ठहराव के बीच एक हल्का सा मोड़ आया जब प्रकाश की पत्नी डरते हुए अनुपमा के पास आई और चुपके से एक चिट्ठी थमाकर चली गई। चिट्ठी में लिखा था कि गिरिजा सोनू के साथ है और उसे गांव के पीछे वाले रास्ते पर ढूंढा जा सकता है। इसे पढ़कर अनुपमा और देविका का चेहरा मायूस हो गया। चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। अब मामला केवल प्रतिशोध का नहीं रहा, यह एक जीवन बचाने की जद्दोजहद बन गया। दूसरी तरफ कहानी की दूसरी धुरी पर ख्याति गौतम से उलझी हुई थी। उसने गौतम से पूछा कि वह इस हालत में क्यों है, और गौतम की आंखों में पछतावा साफ था। उसने माफी मांगते हुए कहा कि वह अब किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। उसकी हरकतें सिर्फ एक बड़ी गलती थीं, पर वह खुद को छुपाने में नाकाम रहा। मीता और ख्याति उसकी इस हालत से अचंभित रह गईं। माही पर गौतम पर दया भी आई, पर प्रार्थना चेतावनी देने से नहीं चूकी कि गौतम फिर से कोई खेल खेलने की कोशिश कर सकता है। प्रार्थना ने सुझाव दिया कि पापा को इस बारे में बताना ही बेहतर होगा। सबने मिलकर वहां से जाना उचित समझा। इधर राही का प्लान एक और उपकथानक में बदल रहा था। जसप्रीत और परी उसकी शरारतों को जानकर गुस्से में थीं। वे कहती हैं कि क्या तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है? यह प्लान हमें अनुपमा को बताना चाहिए। पर राही ने जवाब दिया कि अगर उसने मम्मी को बताया तो वह कभी भी उसे यह करने की इजाजत नहीं देगी। जसप्रीत ने भारती से कहा कि प्रकाश एक खतरनाक आदमी है, अगर तुम चल भी नहीं सकती तो तुम उसका सामना कैसे कर लोगी? भारती ने निर्भीकता दिखाई, मेरे पास चाकू है। पर जसप्रीत ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई कि हमें मालूम नहीं कि वहां कितने आदमी होंगे। राही ने निर्दयी सी इशारा कर कहा कि अगर तुम्हें हमारा साथ देना है तो देना, पर डरना मत। इस पूरे उलझे जाल में छोटे छोटे संकेत कांच की तरह टूटकर बिखर रहे थे। प्रकाश की धमकियां, तात्या की नृशंसता, सोनू का नाम और गिरिजा का अचानक गायब होना, सब मिलकर एक भयावह तस्वीर रच रहे थे। अनुपमा का संकल्प अब केवल सामाजिक आदर्श नहीं रहा। वह चाहती थी कि सच को सबके सामने लाया जाए ताकि कोई और कष्ट न उठाए। उसकी आंखों में मातृत्व और न्याय दोनों की जिद एक साथ चमक रही थी। देविका उसके साथ खड़ी थी। दोनों ने मिलकर वह रास्ता चुना जहां से गिरिजा को बचाया जा सके। एक तरफ जहां प्रकाश ने सोनू से गिरिजा को खत्म करने की साजिश की ठान ली थी, वहीं अनुपमा के पास अब एक ताजा सुराग था, प्रकाश की पत्नी की चिट्ठी। यह ठोस संकेत था कि गिरिजा जिंदा है और फिर भी किसी खतरे में है। अब सवाल यही था, अनुपमा और उसकी साथियों के पास कितना समय बचा है?
क्या वे गांव के पीछे वाले रास्ते तक पहुंचकर गिरिजा को बचा पाएंगी या प्रकाश की चाल इतनी तेज निकलेगी कि वे पीछे छूट जाएं? राही की योजना और जसप्रीत प्रार्थना की सावधानी, भारती की बहादुरी और ख्याति गौतम की उलझने सब एक साथ मिलकर कहानी को ऐसे मोड़ पर ले आए जहां हर किरदार की एक एक चाल मायने रखती थी। पर सबसे बड़ा मोड़ वह था जब अनुपमा ने ठानी की तुकझुक की राजनीति और गांव के लोगों की सोच से ऊपर उठकर वह अपनी बेटी और उस नाजुक लड़की की रक्षा करेगी। प्रकाश की गर्दन पर अभी भी गांव का भय था, पर अनुपमा का साहस और उसकी महिला मंडली की प्रतिबद्धता अब किसी भी सुलझाए हुए दांव को उलट सकती थी। ऐसे में आखिरी दृश्य यह कहकर समाप्त हुआ कि दशहरे के दिन असल चेहरा उजागर होगा, और यह उजागर होना अब केवल शब्द नहीं रहा बल्कि एक कार्रवाई बन चुका था। अनुपमा की आवाज अंदर से गूंज रही थी, मैं गिरिजा को ढूंढूंगी और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। और जब वह चली तो उसके साथ उन सबका विश्वास चल पड़ा जो सही के लिए लड़ने को तैयार थे, भले ही रास्ता खतरों से भरा हो। जंगल की काली रात में हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट के बीच अनुपमा और देविका सावधानी से आगे बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय था। अनुपमा के मन में बार बार गिरिजा की तस्वीर उभर रही थी, वही मासूम लड़की जिसे उसने सरिता के घर रुकने की सलाह दी थी, और अब शायद वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। देविका ने उसकी चिंता समझते हुए कहा, कुछ नहीं होगा अनुपमा, हम उसे बचा लेंगे। लेकिन अनुपमा की आवाज में दर्द था, नहीं देविका, अगर कुछ भी हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। उस सोनू को मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। दोनों आगे बढ़ी तो झाड़ियों के पीछे से एक टूटी हुई डोरी दिखाई दी, जिसे देखकर वे डर गईं। लगा जैसे कोई सांप हो। दिल धड़कता हुआ, लेकिन कदम नहीं रुके। कुछ दूर एक पुराना घर दिखा जिसकी दीवारों पर अंधेरे का कब्जा था। अनुपमा बोली, शायद गिरिजा यहीं होगी। उन्होंने पास पड़ी कुल्हाड़ी और लकड़ी के डंडे उठा लिए ताकि जरूरत पड़े तो अपनी रक्षा कर सकें। उधर गांव में लीला और पाखी घर लौटीं तो बाबूजी के पैरों की हालत देखकर घबरा गईं। लीला ने चिंता जताई, आपने बताया क्यों नहीं कि चोट लगी है? बाबूजी मुस्कुराकर बोले, मैं ठीक हूं। लेकिन लीला की नजरें अंश को ढूंढ रही थीं। तभी तोशू ने आग में घी डालते हुए कहा, अंश अब कोठारियों का घर जमाई बनने की तैयारी कर रहा है। उसने पराग जी की कंपनी ज्वाइन कर ली है। यह सुनकर लीला का चेहरा सख्त हो गया। तभी प्रेम अंदर आया और पाखी ने उससे पूछा, ईशानी कितने दिन के लिए आई है? प्रेम ने बताया कि ईशानी ने कोर्स बीच में ही छोड़ दिया है और वापस आ गई है। यह सुनते ही लीला और पाखी दोनों भड़क गईं। वे तुरंत ईशानी को बुलाने लगीं। जब ईशानी आई तो पाखी ने डांट लगाई, तुम किससे पूछकर कोर्स छोड़कर आ गई? कोर्स करने से पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? लीला ने सख्ती से कहा कि उसे वापस जाकर कोर्स पूरा करना होगा। लेकिन ईशानी ने साफ मना कर दिया। पाखी हैरान रह गई जब ईशानी बोली, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। लीला गुस्से में थी, पर बाबूजी ने उसे शांत रहने को कहा। लीला का गुस्सा बाबूजी पर फूट पड़ा। आपने भी मुझसे सब छुपाया। अंश कोठारियों के घर भेज दिया और मुझसे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वे लोग अंश और प्रार्थना को हमसे छीन लेंगे। बाबूजी ने समझाया कि अंश सिर्फ काम करने गया है, वह वापस लौट आएगा। लेकिन लीला को साजिश की बू आ रही थी। यह सब वसुंधरा का खेल है। अगर मैं नहीं जाती तो अनुपमा भी वहां नहीं उलझती। प्रेम यह सब सुन रहा था, पर लीला ने बहाना बनाकर कहा कि सब ठीक है। इसी बीच दूसरी तरफ राही, जसप्रीत और भारती का मिशन शुरू हो चुका था। तीनों ने तय किया कि वे छुपकर नजर रखेंगी और जैसे ही कुछ गलत हुआ वे यज्ञ के बीच में पहुंच जाएंगी। उनके कैमरे चालू रहेंगे ताकि कोई भी साक्ष्य मिटा न सके। जसप्रीत को राही पर शक था। उसने कहा, राही सिर्फ अनुपमा की परछाई से बाहर निकलना चाहती है, इसलिए उसने ये प्लान बनाया और भारती को फंसा लिया। राही नाराज होकर बोली, अगर तुम्हें मेरे प्लान पर भरोसा नहीं तो तुम दोनों यहीं रुक जाओ। लेकिन जसप्रीत और सरिता अंत में साथ चलने को तैयार हो गईं। घर के अंदर प्रकाश ने यज्ञ शुरू किया था। धुएं में उसकी चालबाजी छिपी थी, पर भारती के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बाहर राही और जसप्रीत खिड़की के पास छिप गईं और कैमरे ऑन कर लिए।
सरिता बाहर पहरा दे रही थी। राही ने धीरे से कहा, बस एक बार ये अपनी असलियत दिखा दे, फिर मैं पूरी दुनिया को इसका चेहरा दिखा दूंगी। जसप्रीत चिंतित थी कि कहीं वह भारती को नुकसान न पहुंचा दे, पर राही ने जवाब दिया, अगर उसने कुछ भी किया तो हम सब तोड़ देंगे। उधर जंगल के उस पुराने घर के पास अनुपमा और देविका पहुंची। घर बंद था और दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। अनुपमा ने इधर उधर देखा, शायद कोई और रास्ता हो। तभी उसे खिड़की पर जंग लगे लोहे के डंडे दिखे। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की और डंडे हटाने लगी, तभी उसका हाथ कट गया। दर्द से उसका चेहरा तिलमिला उठा, लेकिन उसने खुद को चिल्लाने से रोक लिया ताकि कोई सुन न ले। देविका ने उसे संभाला और दोनों धीरे से अंदर झांकने लगी। तभी अनुपमा को जमीन पर पड़ा गिरिजा का दुपट्टा दिखा, वही जो उसने कुछ दिन पहले उसे दिया था। अनुपमा ने फुसफुसाकर कहा, गिरिजा यहीं कहीं है, मुझे उसका डर महसूस हो रहा है। देविका की धड़कन तेज हो गई। जसप्रीत और राही दूसरी तरफ घर की ऊपरी खिड़की से शूटिंग कर रही थीं। अंदर प्रकाश अब भारती के पास आ रहा था। उसकी नजरों में एक खतरनाक इरादा था। भारती की सांसें तेज हो गईं। सरिता ने बाहर से इशारा किया, कुछ होने वाला है। तभी राही ने धीरे से फुसफुसाया, अब यही वक्त है। एपिसोड यहीं खत्म नहीं हुआ। आने वाले पल में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। अगले दृश्य में दिखेगा कि प्रकाश भारती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और राही अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग में सब कैद कर रही होती है। दूसरी तरफ सोनू गिरिजा को खाई में फेंकने वाला होता है, तभी अनुपमा आकर उसे रोक लेती है। गिरिजा को बचाने की कोशिश में सोनू अनुपमा से उलझता है और धक्का मुक्की में सोनू खुद खाई में गिर जाता है। अनुपमा गिरिजा को अपनी बाहों में लेकर रो पड़ती है, लेकिन तभी पीछे से प्रकाश आता है और राही को देख लेता है। उसका चेहरा गुस्से से विकराल हो जाता है। वह चिल्लाता है, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर सोनू को कुछ हुआ तो राही जिंदा नहीं बचेगी। अनुपमा के चेहरे पर भय और गुस्सा दोनों एक साथ उमड़ते हैं। वह जानती है कि अब यह लड़ाई आखिरी पड़ाव पर है। पूरी कहानी अब इस निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रही थी, जहां न्याय और अन्याय की टक्कर सीधी थी, जहां अनुपमा सिर्फ गिरिजा ही नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए लड़ रही थी जिसे दबाया गया, डराया गया और गलत समझा गया। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे, हवाएं तेज चल रही थीं और दशहरे की शाम पर रावण का असली चेहरा खुलने ही वाला था।